अब पूरी की पूरी क्लास शांत हो चुकी थी, मानो यहाँ पर खुशी का माहौल था ही नहीं। साकू को समझ में नहीं आता कि आखिर ये नोट इधर कर क्या रहा है। तभी बीच में उसामी आके बोलता है कि आखिर इधर चल क्या रहा है, तुम दोनों अचानक से इतने सीरियस क्यों हो गए। और रिंतारो उनसे नजरें नहीं मिला पा रहा होता। तभी आया तो झुकता है उसकी बुक उठाने के लिए और वो नोट देखता है काओरुको का। वो पूछता है कि आखिर ये काओरुको कौन है, और ये सुन के रिंतारो उसके पास जल्दी से भागते हुए जाता है और उसके हाथ से बुक छीन लेता है। इस वक्त वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था, यहाँ तक कि ये देख के तो खुद आयातो भी डर चुका था, जो कि उसका इतने टाइम से दोस्त है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर रिंतारो ऐसे एक्ट क्यों कर रहा है, और ये बात रिंतारो को भी रियलाइज हो जाती है। पर इससे पहले वो माफी मांगता, साकू उससे अगला सवाल पूछता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये काओरुको वही लड़की है ना जो तुम्हें लाइब्रेरी में मिली थी, पर उस दिन तो तुमने कहा था कि वो तुमसे अनजाने में मिली है और बस तुम उससे माफी मांगना चाहते थे, इसीलिए तुमने उससे बात करी, तो आखिर उसकी नोटबुक तुम्हारे पास कर क्या रही है। अब पीछे से उसामी भी बोलता है, क्या तुम्हारा मतलब वो लड़की जो कीक्यो हाई स्कूल से है, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है वो सिल्वर बाल वाले लड़की उसे काओरुको ही बुला रही थी, तो मेरे हिसाब से ये नोटबुक तो उसी लड़की की है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये इसके पास क्या कर रही है। बाकी बच्चे तो बिल्कुल ही क्लूलेस थे, उन्हें पता ही नहीं था कि आखिर इधर चल क्या रहा है। बस उन्हें ये चीज पता थी कि मैटर जो भी हो इस बार सीरियस है। तब साकू बोलता है कि अब तुम चुप क्यों हो, क्या तुम कुछ नहीं बोलोगे फिर से पहले की तरह। पर इस बार रिंतारो साफ मना कर देता है कि ये बात मुझे तुम्हारे साथ शेयर नहीं करनी। इस बार वो कुछ छुपा नहीं रहा था, उसने डायरेक्ट उनके मुंह पे बोल दिया कि उसे इसके बारे में कुछ बात नहीं करनी। और ऐसा पहली बार हो रहा है रिंतारो ने कुछ ऐसा कहा हो, और साकू को भी इस बात पे यकीन नहीं होता। इससे पहले ये लड़ाई और आगे बढ़ती, बीच में वो टीचर आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों पास क्या हो गए, तुमने तो पूरी क्लास को ही अपने सर पे उठा लिया, मैंने तुम्हें परमिशन नहीं दी है फाइट करने की, देखो तुमने क्लास को कितना गंदा कर दिया, अब तुम सबको साफ करना पड़ेगा इस क्लास को। अभी 2 मिनट पहले यहाँ पर खुशी का माहौल था, अब देखो क्या हो गया। उसामी माहौल को लाइट करने के लिए बोलता है, चलो साकू अब छोड़ भी दो, अगर वो नहीं बताना चाहता तो कोई बात नहीं, और वैसे भी हमें तो अभी स्कूल में पोछा लगाना है, तो देखते हैं कि सबसे पहले स्कूल को साफ कौन करता है, तुम या मैं। साकू बिल्कुल मूड में नहीं था, वो मना करता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, पर उसामी उसे जबरदस्ती वहाँ से लेके चले जाता है। और उन दोनों के जाने के बाद रिंतारो आयातो से माफी मांगता है। वो बोलता है, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, पर पता नहीं मुझे क्या हो गया और मैंने अचानक से ही वो बुक तुम्हारे हाथों से छीन ली। पर आयातो उस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता, वो उससे बोलता है कि ये तो बहुत छोटी सी बात थी, इसके लिए तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और सच में आयातो और उसामी को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर साकू वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। अब रिंतारो अपने घर जाके सोच रहा होता है कि उसने किस तरह सब कुछ बिगाड़ दिया। वो सोचता है कि आखिर उसने वो नोट क्यों नहीं देखा, अगर वो नोट वो पहले ही देख लेता तो वो उसे वहाँ से हटा लेता। पर वो फिर से उस नोट के बारे में सोचने लग जाता है कि किस तरह काओरुकी ने इतनी मेहनत करी थी मेरे ऊपर ताकि मैं पास हो सकूं, और मैंने उसे एक मैसेज तक नहीं करा। तभी शीन शिफ्ट होता है वागुरी की तरफ, जो कि आराम से पढ़ाई कर रही थी, पर तभी उसके पास मैसेज आता है रिंतारो का, और वो उसे बता देता है कि वो पास हो चुका है। और ये सुन के वो बहुत ज्यादा खुश थी, और वो उसे रिप्लाई बैक करती है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और मुझे तुम पे पूरा यकीन था कि तुम अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। और वो साथ में ये भी मैसेज करती है, अब तो तुम फाइनली स्पोर्ट्स फेस्टिवल में जा सकते हो, तुम जाओगे ना। और ये सुनने के बाद उसके चेहरे से स्माइल गायब हो जाती है। वो सोचता है कि किस तरह वागुरी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए, और वो बस उसके बारे में सुनना नहीं चाहती थी, मानो अंदर ही अंदर वो चाहती थी कि रिंतारो भी उसे इनवाइट करे, और शायद वो करता भी। पर उसके दिमाग में चलने लग जाती है सुबारू की बातें कि अगर कीक्यो हाई स्कूल ने रिंतारो और वागुरी को साथ में देख लिया तो इससे रिंतारो को तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर वागुरी की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि वहाँ के टीचर्स चिदोरी हाई स्कूल के स्टूडेंट से बहुत ज्यादा हेट करते हैं, इतना कि वो वागुरी की स्कॉलरशिप भी कैंसिल कर सकते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो इसको क्या रिप्लाई करे, तो वो उसको कुछ रिप्लाई नहीं करता। वागुरी सोचती है कि उसने रीड तो कर लिया, पर वो कुछ रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा। पर वागुरी इस बात को इतना सीरियसली नहीं लेती और वो अपने ही सपनों की दुनिया में खो जाती है। वो सोचती है कि आखिर रिंतारो कौन सा स्पोर्ट्स प्ले करेगा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वो जो भी प्ले करे, काश मैं उसे प्ले करते हुए देख सकूं। अब तो वो सब कुछ भूलते हुए रिंतारो के बारे में सोचने लग जाती है। पर दूसरी तरफ ऐसा नहीं था, दूसरी तरफ उसामी बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि अब रिंतारो और साकू दोनों ही मुंह फुला के बैठे हुए थे, और ये कोई अच्छी चीज नहीं है,
क्योंकि स्पोर्ट्स फेस्टिवल तो बस 3 दिन में ही आने वाला है और अगर टीम के मेंबर ही अपने आप में फाइट करते रहेंगे तो भला स्पोर्ट्स फेस्टिवल ही जीतेंगे कैसे। तब आयातो बोलता है कि अब तुम्हारी बारी है उन दोनों की दोस्ती करवाने की। उसामी बोलता है कि आखिर तुम बोल क्या रहे हो, मैं ये कैसे करूंगा। फिर आयातो उसे याद दिलाता है तुम भूल गए इससे पहले तुम्हारी और साकू की लड़ाई हुई थी और अब लड़ाई हो गई है रिंतारो और साकू की, तो उस समय तुम्हारी दोस्ती करवाई थी रिंतारो ने, तो अब तुम्हारी बारी है कि तुम उसकी दोस्ती करवाओ साकू के साथ। तो उसामी पूरे जोश में आ जाता है और ट्राई करता है उन दोनों की फिर से दोस्ती करवाने की और वो बोलता है कि 3 दिन में हमारा स्पोर्ट्स फेस्टिवल है तो क्या होगा अगर हम सब मिलके बेसबॉल प्रैक्टिस करें। पर दोनों ही उसके मुंह पे साफ मना कर देते हैं और ये सुन के तो उसामी का दिल टूट जाता है। वो बोलता है कि मैंने पास होने के लिए इतनी मेहनत इसीलिए करी, क्या ही फायदा अगर ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल में दोनों इतने ड्रामे करेंगे। मैं तो बस स्पोर्ट्स फेस्टिवल साथ में एंजॉय करना चाहता था, पर अब इन दोनों को देखो, इन दोनों को तो मेरी कोई परवाह है ही नहीं। तब आयातो बोलता है कि तुम तो बहुत जल्दी हार मान गए, तुम्हें उन दोनों की दोस्ती करवाने का और ट्राई करना चाहिए। पर इससे पहले वो और कुछ कर पाते रिंतारो वहाँ से चली जाता है ये बोल के कि उसको कुछ जरूरी काम है और इसके बाद साकू जा रहा होता है अकेले अपने घर। वो कुछ सोच रहा होता है पर तभी अचानक से पीछे से उसे पकड़ लेते हैं आयातो और उसामी और वो बोलते हैं कि तुम अकेले अकेले कहाँ भागे जा रहे हो, क्या तुम हमारे लिए रुक नहीं सकते थे। पर साकू मना कर देता है कि आज उसका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो वो बस अकेले घर जाना चाहता है। तब आयातो बोलता है क्या तुम इसलिए नाराज हो क्योंकि रिंतारो किसी कीक्यो हाई स्कूल की लड़की से बात कर रहा है, ये तो इतनी बड़ी बात है भी नहीं, तुम इसे इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो। पर तब साकू रुक जाता है और वो बोलता है कि बस बात इतनी सी नहीं है, दरअसल मैं उदास इसीलिए हूँ क्योंकि वो हम पे ट्रस्ट नहीं करता, मानो वो हमें अपना दोस्त मानता ही ना हो। अगर वो हमें अपना दोस्त मानता तो वो हमसे कभी ये चीज नहीं छुपाता। तब वो बोलता है बस एक दोस्त होने के नाते मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, पर मानो हम दोनों के बीच में एक वॉल है, वो चाहता ही नहीं कि हम उसकी दुनिया में रहें। पर उसामी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि इसका मतलब तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि रिंतारो ऐसा बिल्कुल नहीं है, चाहे वो दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक क्यों ना हो। पर ये बात तो हम सभी जानते हैं कि उसका हार्ट कितना प्योर है, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचता, खासकर अपने दोस्तों का तो बिल्कुल नहीं। और अगर तुम्हें नहीं पता वो रिंतारो ही था जिसके वजह से आज हम दोनों बात कर रहे हैं। उसने मुझे समझाया कि ऐसे लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, वो अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता है। और आयातो भी उसकी बात पे हामी भरता है और आयातो उससे ये भी बोलता है पर अगर देखा जाए तो रिंतारो ने पहली बार हमसे सच बोला। साकू को कुछ समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या है और ये अच्छी बात कैसे है। तब आयातो उसे डिटेल में समझाता है। वो बोलता है कि रिंतारो ये चीज हमसे बहुत टाइम से छुपा रहा था, पर पहले वो झूठ बोल रहा था, वो ऐसे एक्ट करता था मानो वो बिल्कुल ठीक है, पर हम सभी जानते थे कि उसके मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। वो हमें ऐसा दिखाता था मानो सब कुछ ठीक है, पर आज पहली बार उसने हमें हमारे मुंह पे सच बोल दिया कि वो हमें ये चीज नहीं बताना चाहता, तो हमें भी उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो हमारा दोस्त है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे फोर्स करें उसकी लाइफ की पर्सनल चीजें जानने के लिए। मैं बस खुश हूँ कि उसने इस बार सच बोला और वैसे भी आज नहीं तो कल वो हमें ये बात जरूर बता ही देगा, बस उसे थोड़ा टाइम दो। अब साकू को भी लगता है कि ये दोनों बिल्कुल सही बोल रहे हैं। रिंतारो कोई ऐसा लड़का नहीं है जो कभी दूसरों के बारे में बुरा सोचे, तो ये तीनों ही वहाँ से चले जाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है रिंतारो की मॉम की शॉप पे और रिंतारो की मॉम खुद भी परेशान थी। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर उसके बेटे के साथ आज हो क्या गया। वो बहुत ज्यादा ही शांत था और वो बड़ी देर से ही एक ही जगह पर पोछा लगाया जा रहा था। तब उसकी मॉम पूछती है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। तब उसकी मॉम बोलती है कि मैं तुम्हें देखते ही बता सकती हूँ कि तुम ठीक तो बिल्कुल नहीं हो, क्या तुम फिर से फेल हो गए। तब रिंतारो बोलता है कि नहीं, इस बार मैं सारे सब्जेक्ट में पास हो गया। तब उसकी मॉम हंसते हुए बोलती है कि तुम बहुत ही अच्छा जोक मारते हो, पर तब रिंतारो उसे रोकते हुए बोलता है कि मैं कोई जोक नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। और इसके बाद उसकी मॉम पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो बोलती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुम बिल्कुल सीरियस हो, अगर तुम पास हुए हो तो इसका मतलब ये है कि तुमने जरूर चीटिंग करी होगी। तब वो बोलता है कि आपको अपने बेटे पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है क्या, मैंने बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करी है और हाँ मैं सच में पास हो चुका हूँ। तब वो पूछती है तो तुम्हारे हाईएस्ट मार्क्स कितने आए हैं, और तब वो बताता है कि 59। और ये सुन के तो उसकी मॉम को और भी यकीन नहीं होता। वो बोलती है कि सच सच बता दो कि मेरा बेटा कहाँ है, क्योंकि मेरा बेटा तो कभी इतना अच्छा स्कोर कर ही नहीं सकता, तुम जरूर कोई बहरूपिये हो। पर इससे पहले वो आगे बात कर पाते
इनकी शॉप पे कोई आता है और वो होती है वागुरी। और ये सुनने के बाद वो वहीं पर छुप जाता है। वो नहीं चाहता था कि वागुरी उसके सामने आए। तब वागुरी बोलती है, माफ करना इतनी लेट में आने के लिए, क्या आपके पास कुछ केक बचा होगा? तब उसकी मॉम बोलती है कि इतना तो नहीं बचा, पर हाँ तुम्हारे लायक तो हो ही जाएगा, और वैसे भी तुम्हें वीकेंड्स पे आना चाहिए, तब हमारे पास ज्यादा वैरायटीज होती हैं। तब वागुरी बोलती है कि मैंने भी ऐसा ही सोचा था, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और अभी आ गई केक खाने के लिए। और वैसे भी मैं अपने आप को एक रिवॉर्ड देना चाहती थी, क्योंकि मैंने अपने एग्जाम्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने आप को ही एक ट्रीट दे दूं। तब उसकी मॉम बोलती है कि तुमने भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करा, क्योंकि मेरे बेटे ने भी इस बार अच्छा परफॉर्म करा है। पर रिंतारो अपनी मॉम को चुप करवाता है। वो बोलता है कि प्लीज चुप हो जाओ, आगे कुछ मत बोलना। पर उसकी मॉम किसी का ऑर्डर नहीं लेती और वो रिंतारो को उठा के पटक देती है वागुरी के सामने। और वो बोलती है कि देखो मेरे बेटे ने भी कितना अच्छा परफॉर्म करा था इस बार के एग्जाम में। और वागुरी की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसने सोचा नहीं था कि रिंतारो यहाँ पर बैठा होगा, और पता नहीं वो उनकी बातें कब से सुन रहा था। उसकी मॉम नोटिस करती है कि वो वागुरी को थोड़ा इग्नोर कर रहा है, और ये देख के उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तब वो बोलती है कि मैं जा रही हूँ कल की तैयारी करने के लिए, तुम वागुरी का ऑर्डर ले लो। ऐसा वो इसलिए कर रही है ताकि वो उससे कुछ बात तो कर ले। और वो वागुरी को बाय करके वहाँ से चली जाती है। और रिंतारो तो बहुत गुस्से में होता है कि उसकी मॉम ने इस बार उसे बहुत बुरी तरह फंसा दिया। और वागुरी ऑर्डर करने लग जाती है अपना केक। वो बोलती है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं चुन सकती हूँ। और वो डिसाइड करती है कि इस बार उसे कौन सा केक खाना चाहिए, क्योंकि आज तो स्पेशल दिन था ना। पर अचानक से ही वो अपने दोनों हाथ ऊपर कर लेती है। रिंतारो को समझ नहीं आता कि आखिर अचानक से हुआ तो हुआ क्या। तब वो बोलती है कि मैं तो बस तुम्हें हाई फाइव देना चाहती थी, क्योंकि तुम भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास हो गए और फाइनली तुम स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और स्पोर्ट्स के नाम से उसे याद आता है कि उसकी फाइट हुई थी साकू के साथ, तो स्पोर्ट फेस्टिवल का प्लान तो वैसे ही खराब हो ही चुका है। पर वो इस बात को इग्नोर करता है और हाई फाइव देता है वागुरी को। पर वो नोटिस करती है कि रिंतारो कुछ परेशान लग रहा है। वो रिंतारो के साथ वैसे भी जब भी होती है वो कभी स्माइल नहीं करता, पर इस बार वो कुछ ज्यादा ही परेशान था। उसे समझ में नहीं आता हुआ तो हुआ क्या। इस बार तो वो पास भी हो चुका है। इसके बाद वागुरी अपना केक ले लेती है और रिंतारो बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ सकता हूँ। तब वागुरी बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो बस मेरे साथ एक ही बार हुआ था। अब जरूरी थोड़ी ना है कि बार बार वो लड़के मुझे परेशान करने आएंगे, तो मैं घर चली जाऊंगी, क्योंकि तुम्हें तो शॉप भी संभालनी है। अब वागुरी को समझ में नहीं आता कि वो इसको चीयर अप कैसे करे, तो वो कुछ भी उल्टी सीधी बातें बोलने लग जाती है। वो बोलती है, क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम उदास हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा खाना चाहिए, और क्या तुम्हें पता है कि मैं जब भी सुबह उठती हूँ मैं बहुत ही ज्यादा ब्रेकफास्ट खा लेती हूँ ताकि मेरा दिन अच्छा रहे। तब वो ब्लश करते हुए बोलती है, हालांकि ऐसा मैं हर खाने के साथ करती हूँ, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच या फिर डिनर, मैं खाना बहुत ज्यादा खाती हूँ। अब उसे समझ में नहीं आ रहा होता वो खुद बोल क्या रही है, पर वो बोलना बंद नहीं करती और वो आगे बोलती है कि जब हम खाना ज्यादा खाते हैं तो हमारा मूड अच्छा रहता है और जिससे हमारा दिन भी अच्छा जाता है। अब फाइनली वागुरी चुप हो जाती है, क्योंकि उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा होता कि वो बोले तो बोले क्या। उसे तो मोटिवेट करना था, पर ये तो खाने की बातें बीच में ला रही है। तब वो उससे माफी मांगती है कि मुझे माफ करना, मुझे लोगों को मोटिवेट करना नहीं आता। पर रिंतारो हंसने लग जाता है, शायद ये सोच के कि किस तरह इसकी पूरी जिंदगी खाने के अराउंड ही घूमती है, यहाँ तक कि तब भी जब ये दूसरे को मोटिवेट करना चाहती है। वागुरी बोलती है कि आखिर क्या हो गया, मैंने ऐसी क्या बात बोल दी जो तुम इस तरह हंस रहे हो। और वो तो अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहा होता, क्योंकि जिस तरह वो उसे मोटिवेट करने की कोशिश कर रही थी वो सच में बहुत ही ज्यादा फनी था। पर कुछ भी हो, वागुरी ये देख के बहुत ज्यादा खुश थी। वो बोलती है कि मैंने तुम्हें इतना हंसते हुए पहली बार देखा है। और फिर से वागुरी को इस तरह देखते हुए उसकी पूरी जिंदगी फिर से कलरफुल हो चुकी थी। तो इसके बाद वागुरी तो वहाँ से चली जाती है, पर रिंतारो के दिमाग में अभी भी उसकी बातें चल रही थी। उसे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आखिर उसे वागुरी के सामने हो क्या जाता है। वो उसके सामने बिल्कुल फ्रीली एक्ट कर पाता है और वो फिर से सोचता है सुबारू के बारे में। वो बोलता है, जो बात सुबारू ने बोली थी मैं उस बात से डिनाई नहीं करता। मैं मानता हूँ कि हम दोनों को मिलना नहीं चाहिए और मेरी वजह से वागुरी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, पर पता नहीं क्यों मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे
दूर रहे। वागुरी बहुत ज्यादा इनोसेंट, काइंड और जेंटल सोल है। वो कुछ डिजर्व नहीं करती सिवाय रिस्पेक्ट के, पर फिर भी मेरे मन में उसके लिए ऐसा कुछ और भी है जिसे मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। और वो चीज क्या है ये अभी तक मुझे खुद पता नहीं चली। और वो फिर से सोचता है उस मैसेज के बारे में कि उसने उसे रिप्लाई नहीं करा। पता नहीं वो उसके बारे में क्या सोच रही होगी। पर रिंतारो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में था, आखिर वो करे तो करे क्या। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है स्टेशन का, जहाँ पर वागुरी वेट कर रही थी अपनी ट्रेन का। और वो बोलती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उससे इतनी अचानक से मिल जाऊंगी। हाँ, हालांकि मैं ये विश तो कर रही थी कि हम दोनों मिल जाएं, पर फिर भी इतनी अचानक से ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। अब उसके दिमाग में रिंतारो की वही स्माइल चलने लग जाती है और वो बहुत ज्यादा खुश थी। वो बोलती है कि मैंने पहली बार उसे देखा है इस तरह स्माइल करते हुए, और पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि वो मेरे वजह से स्माइल कर रहा था। वो सच में बहुत ज्यादा क्यूट है। पर फिर उसकी स्माइल गायब हो जाती है, क्योंकि वो फिर से देखती है कि रिंतारो ने तो उसके मैसेज का रिप्लाई करा ही नहीं। क्या वो उससे नाराज है? क्या उसने कुछ ऐसा कर दिया जिसके वजह से रिंतारो अब उससे बात करना उतना पसंद नहीं करता? शायद मुझे उससे ये बात पूछ ही लेनी चाहिए थी। पर तभी उसके फोन की नोटिफिकेशन बजती है और वो देखती है कि उसके पास आता है एक मैसेज। और वो मैसेज देख के वो पूरा हैरान थी, पर हमें ये दिखाई नहीं जाता कि आखिर वो मैसेज है क्या और आखिरकार है किसका। बस हमें इतना पता था कि वागुरी ये देख के बहुत ज्यादा हैरान थी। और फिर हमें फिर से सीन दिखाया जाता है रिंतारो के घर का, जहाँ पर उसकी मॉम ने बहुत सारा खाना बना दिया था, बस इसी खुशी में क्योंकि उनका बेटा पास हो गया। तब रिंतारो बोलता है कि इतना सारा खाना किस खुशी में, क्योंकि आपको तो यकीन ही नहीं था कि मैं पास हो गया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अपने बेटे पे भरोसा नहीं करूंगी? और वैसे भी मैं देख सकती हूँ कि तुम इतने टाइम से कितनी मेहनत कर रहे हो। तो चलो अब सच सच बताओ, तुम्हारे 59 मार्क्स कितने में से आए हैं? 200 में से? 300 में से? अब बता भी दो। पर वो बताता है कि मेरे 59 आए हैं 100 में से। और उसकी मॉम को तो फिर से यकीन नहीं होता जब तक वो उसे अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखाता। तब उसकी मॉम के चेहरे पे एक स्माइल होती है और वो बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तब रिंतारो शर्माते हुए बोलता है कि ये इतने भी अच्छे मार्क्स नहीं है, तो आप इतनी छोटी सी बात पे खुश होना बंद कर दो। तब उसकी मॉम बोलती है कि ये बात नंबर्स या फिर पास होने की बिल्कुल नहीं है। दरअसल जब से तुम छोटे थे तुम बहुत जल्दी ही हार मान लेते थे, तुम किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाते थे। पर पता नहीं कुछ दिनों से क्या हुआ, तुम पढ़ाई पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो, मानो तुम किसी को कुछ प्रूव करना चाहते हो। तो तुम पास हुए या फिर नहीं इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे इस बात की खुशी थी कि इस बार तुमने हार नहीं मानी। तब उसकी मॉम बोलती है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, तुम मुझे बताओ, पर क्या तुम अभी भी वागुरी के बारे में सोच रहे हो? रिंतारो हैरान था कि आखिर इन्हें कैसे पता चल गया। पर तब वो बोलती है कि मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, मुझे सब कुछ पता है कि तुम कब और क्या सोचते हो। पर तब उसकी मॉम बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा काइंड हो और तुम लोगों के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हो, यहाँ तक कि इतना कि तुम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये अच्छी चीज है कि तुम दूसरों के बारे में सोचते हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसके चक्कर में तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम हूँ और बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है सुबारू का, जो कि पार्क में वेट कर रही थी। और ये वही पार्क था जो हमें पहले भी दिखाया गया था, जहाँ पर पहली बार वागुरी और सुबारू मिले थे, जहाँ पर उसने उसे बहुत सारे लड़कों से बचाया था। और वहाँ पर भागते हुए अचानक से आ जाती है वागुरी। तब वागुरी उससे माफी मांगती है कि मुझे माफ करना, मैं थोड़ी लेट हो गई। पर सुबारू उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं भी यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही आई थी। और तब वागुरी नोटिस करती है आसपास की जगह, ये तो वही पार्क है जहाँ पर ये बचपन में खेला करते थे। अब तो उसे याद भी नहीं कि वो आखिरी बार यहाँ पर कब आई थी। फिर वागुरी पूछती है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों, क्योंकि कल तो हमें स्कूल जाना था, तो ये बात तो तुम स्कूल पे भी कर सकती थी। मैं थोड़ा हैरान थी जब तुमने मुझे मैसेज करा कि मुझसे यहाँ पर आके मिलो, वो भी इतनी रात को। तो इससे हमें पता चलता है कि जो मैसेज इसे स्टेशन पे मिला था वो रिंतारो का नहीं था। पर फिर सुबारू बोलती है कि जो बात मुझे करनी है वो हम स्कूल में नहीं कर सकते, और वैसे भी मैं कल तक का वेट नहीं कर सकती थी। और वो उसे बता देती है कि ये बात है रिंतारो के बारे में। और रिंतारो का नाम सुनते ही उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। पर जो बात इसके आगे होने वाली थी, शायद वो बात वागुरी को उतनी अच्छी ना लगे, क्योंकि सुबारू बोलती है कि उस दिन मैंने बात करी थी रिंतारो से। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। शायद सुबारू उसे ये बात बता देगी कि किस तरह उसने रिंतारो से मना करा था कि वो वागुरी से ना मिले। अब जो भी होगा वो हमें अगले एपिसोड में पता चल ही जाएगा। और ये एपिसोड मैंने उतनी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करा है, और ना ही मैं इसमें कोई वीडियो क्लिप्स का यूज करूंगा, क्योंकि मेरी लास्ट 2 वीडियो कॉपीराइट की वजह से ब्लॉक्ड हो गई थी। तो मैं नहीं चाहता कि इसके साथ भी वैसा ही हो। तो अगर बीच बीच में आप
आपको रैंडम फोटोज दिखने लग जाए तो समझ जाना ये सब मैंने किया है कॉपीराइट को अवॉइड करने के लिए। और एक और चीज, जो कॉपीराइट के रीजन की वजह से एपिसोड 3 नहीं देख पाए थे, अब वो चैनल पे जाके ये फिर से देख सकते हैं, क्योंकि मैंने वो एपिसोड फिर से री अपलोड कर दिया है। या तो आप वो चैनल पे जाके देख सकते हैं या फिर आप उसे देख सकते हैं डायरेक्ट इसके प्लेलिस्ट में जाके।